And good morning, all of you. Welcome to the free Ethics Foundation course by Alpha IAS Academy, and we are at the part 6 of lecture number 8. तो अभी तक जो हमने बात करी यार, वो पब्लिक गवर्नेंस की बात करी यार, पब्लिक सर्वेंट्स को ऐसा होना चाहिए, सिविल सर्वेंट्स को ऐसा होना चाहिए. तो आज कुछ बात अलग करते हैं. आज प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, आज कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं, आज कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं कि यार ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या बवाल है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उनकी वैल्यूज़ क्या पब्लिक सर्वेंट से अलग होती हैं. तो ये सब आज हम देखेंगे. तो विल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर विल लर्न अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या हुई, जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है या ओवर द टाइम जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं या हमारी कंपनीज़ हैं, उन सब में भी लोग काम करते हैं, उन सब में भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है. वो भी एक टाइप से भाई एक इंस्टीट्यूशन ही तो है भाई. टाटा हो गए, अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, भैया ये अपने आप में एक वो हैं, क्या बोलते हैं, अपने आप में इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने आप में इतने बड़ी कंपनीज हैं कि इसमें हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं. भाई हो सकता है पब्लिक सर्वेंट्स भी इतने ना हों कहीं डिपार्टमेंट में या कई स्टेट्स में जितनी कंपनियों में लोग काम करते हैं. तो भाई उनका वेलफेयर के बारे में भी तो लोग सरकार को सोचना है. उनके वेलफेयर के बारे किसकी जिम्मेदारी है, वो भी सरकार की जिम्मेदारी है. भाई एट द एंड ऑफ द डे है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही ना. ऐसा तो है नहीं कि वो कोई लोग बाहर से आए हैं. दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. एंड जैसे पब्लिक गवर्नेंस इफेक्ट करती है सिटीजन्स को, वैसे ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अफेक्ट करती है पीपल को. भैया कितने सारे करोड़ों लोगों के पैसे शेयर मार्केट में लगे रहते हैं. ठीक है, और भैया कोई स्कैम हो जाए, वो कंपनी डूब जाए, तो उन इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूब नहीं जाएगा पूरा का पूरा. तो इन सब से बचने के लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, वी नीड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. दस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ रूल्स, practices and processes by which a company is appropriately managed and controlled. ठीक है, और corporate governance essentially balances the rules relating to the power relations between members and employees and the stakeholders as well as the public at large are formulated. ठीक है, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भैया देखो, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पब्लिक में होनी चाहिए थी. तो किस तरीके से कंपनियां काम कर रही हैं, क्या वो काम कर रही हैं, उसमें भी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी चाहिए. फिर उनका स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म होता है, जैसे भाई ऊपर CEO होगा, ठीक है, या बोर्ड ऑफ, फिर चेयरमैन होगा, कोई चेयरमैन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे. अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से और कब आया. ठीक है, देन देयर शुड बी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स या बाय द कंपनी फॉर मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, है ना. फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स होने चाहिए कंपनी के कि भैया आपने पैसा कहाँ से कमाया, कैसे कमाया. ऐसा तो नहीं आप हवाला से पैसे कमा रहे हो, आपकी जो फंडिंग है कहीं और जानी है. तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए आपका अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, उसके लिए प्रॉपर ऑडिटिंग ज़रूरी है. इसलिए हर साल के, हर फाइनेंशियल ईयर के अंत के बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं या कंपनीज होती हैं, उनकी ऑडिटिंग की जाती है. इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स आते हैं, जो CAs होते हैं वो उस टाइम बिजी रहते हैं. तो क्या करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं कि भैया इनका जो फंड्स था, हाँ ठीक है भाई, इनके इतने इन्होंने सामान खरीदा, इतना का बनाया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ. तो ये सारी कहानी है, और ये सब कहानी जो है वो सरकार को सबमिट कर देते हैं. 10 कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी दो फीचर है. एक तो स्ट्रक्चरल. अब स्ट्रक्चरल क्या है कि उनका CEO ईमानदार होना चाहिए, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सब बड़े एथिकल लोग होने चाहिए, है ना. एंड वैल्यूज़ कि एज अ कंपनी उसकी वैल्यू क्या है भाई, क्या वो सिर्फ पैसा कमाना चाहती है या वो आपका कुछ सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में सोचती है. जैसे उसको बहुत से एग्जांपल्स है, टाटास. भाई रतन टाटा बहुत अमीर आदमी हो सकते हैं, लेकिन वो फिलैंथ्रोपी में बिलीव करते हैं. नारायण मूर्ति फिलैंथ्रोपी में बिलीव करते हैं. ठीक है, उन्हें लगता है कि ठीक है, पैसा कमाओ, पैसा बनाना, वेल्थ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्थ बनाना बहुत ज़रूरी है गरीबी हटाने के लिए, लेकिन आप वो वेल्थ जो है डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, एस इंस्टीट्यूशंस हैं ये. एस इंस्टीट्यूशंस इंडिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से आते हैं ये सब. तो इन्होंने कहाँ अपना पैसा या प्रॉफिट रीडायरेक्ट किया हुआ है, हेल्थ सेक्टर में, अपना एजुकेशन में. इनफैक्ट अभी आसाम में जब लास्ट मंथ रतन टाटा जी एक हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली. उन्होंने कहा कि यार मैं जीवन के आखिरी जो कुछ वर्ष हैं वो मैं सोसाइटी को देना चाहता हूँ, या हेल्थ सेक्टर में मैं काम करना चाहता हूँ. और यार ये सब लोगों से हम लर्न कर सकते हैं, है ना, और ये सब लोगों से हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें, ठीक है, प्रॉफिट कमाना है, बट हमें कुछ वैल्यूज़ भी रखनी है, उन वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ना है, ताकि हमारी सोसाइटी एज अ होल बेनिफिट हो सके. हमारी सोसाइटी का जो लार्जर इंटरेस्ट है वो सॉल्व हो सके, या लार्जर इंटरेस्ट जो है
उसको हम लार्जेस्ट इंटरेस्ट को हम लोग एड्रेस कर सकें, ठीक है। 10 प्रॉफिट इज़ नॉट द मेन एम रादर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। इसी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफैक्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी कंट्रीज़ में है, बट मैं आपको बताऊं इंडिया पहली एक ऐसी कंट्री है जिसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टैच्यूटरी प्रोविज़न दिया है कंपनीज एक्ट 2013 में। उसके बाद उन्होंने उसको मैंडेटरी किया है। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं बोलती है, वो कहती है कि लास्ट 3 ईयर का जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसका 2% आप, जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स भी वहाँ लिखे हुए हैं, मेरे ख्याल शेड्यूल 7 में लिखे हुए हैं, उन सेक्टर्स में आप जो है उसको लगाएंगे, ठीक है। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है, ठीक है, ठीक है। तो यही बात कही जाती है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है इट शुड नॉट बी बिगर देन दी वैल्यूज़, ठीक है, क्योंकि वेल्थ विदाउट वर्क इन और बिजनेस विदाउट मॉरलिटी, बिजनेस विदाउट मॉरलिटी जो है दोनों ही सिन हैं। 2 सिन, 7 सिंस में से ये दोनों सिंस हैं गांधी जी के अकॉर्डिंग। तो यू शुड नॉट क्रिएट वेल्थ विदाउट वर्क एंड ऑल्सो यू शुड नॉट डू बिजनेस विदाउट मॉरलिटी, एंड इफ़ यू डू दैट यू विल बी कमिटिंग अ सिन अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ठीक है। नाउ व्हाई डू वी नीड दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। अरे भैया हमने बोला कि यार पब्लिक सरकार सब कुछ करती है लोगों के लिए, हमें तो पब्लिक गवर्नेंस चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया। कॉर्पोरेट भी कितना इफेक्ट कर दिया आज के टाइम पे। आपके घर में जो वाईफाई लगा है, जिससे आप देख रहे हैं, जिससे आप ये लेक्चर पढ़ पा रहे हैं, है ना, या आप जिस नेट से इस लेक्चर को देख पा रहे हैं, चाहे वो एयरटेल हो, ये सब कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं। BSNL था, अब कोई एक आधा होगा जो BSNL के नेट से ये लेक्चर देख रहा होगा, बाद बाकी आप जो वाईफाई देख रहे होंगे या कुछ भी देख रहे होंगे, ये सब प्राइवेट हैं, ये सब कॉरपोरेट्स हैं। तो उसके लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत है, क्योंकि क्या हुआ जब LPG रिफॉर्म्स आई तो पता लगा भैया कॉरपोरेट स्कैम्स होने लगे हैं, ठीक है। हर्षद मेहता स्कैम हो गया, केतन पारेख स्कैम हो गया, सत्यम स्कैम हो गया, सारा स्कैम हो गया, विजय माल्या, नीरव मोदी दोनों भाग गए, पता लग रहा है करोड़ों रुपए अंदर करके, है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी ज़रूरी है, कॉर्पोरेट वैल्यूज़ भी ज़रूरी हैं। इनफैक्ट मैं अभी 1 हफ्ते पहले मैंने एग्जाम्पल भी दिया था लास्ट टाइम, तो लास्ट मंथ में अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। नाउ ही इज़ अ मैनेजर एट स्विगी। तो ही वॉज उसके लैपटॉप पे मैं देख रहा, तो पीछे एक बहुत अच्छा सा उसने बैकग्राउंड में एक बैकग्राउंड लगा रखा था, उसमें स्विगी वैल्यूज़ लिखी हुई थी, ठीक है, और बड़ी अच्छी वैल्यूज़ थी। वैल्यूज़ तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट इफ़ यू सर्च स्विगी वैल्यूज़ ऑन गूगल यू विल श्योरली फाइंड इट आउट, है ना। तो स्विगी वैल्यूज़ लिखी हुई, तो ये क्या है कि अब स्विगी क्या है, स्विगी क्या मतलब, उसे तो अपना काम करना है, प्रॉफिट कमाना है, लेकिन वो भी बिलीव करते हैं कि भैया देखो हम पैसा कमा रहे हैं, है ना, और जो है हमें इस पैसे को रिडायरेक्ट कर रहे हैं। भी बहुत से एग्जांपल, जैसे दीपेंद्र गोयल जो जोमेटो के फाउंडर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे ख्याल से 700 करोड़ रुपीज़ दे दिए किसके, जो उनके जो डिलीवरी बॉयज़ हैं या जो मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए 700 करोड़ रुपीज़ दिए। तो यार ये 700 करोड़ रुपीज़ तो वो अपनी जेब में भी रख सकते थे और अपना आराम से ऐश करते, लेकिन उन्हें भी क्या लगा कि नहीं यार, मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बंदा या जो व्यक्ति मेरे लिए सुबह शाम काम कर रहा है, मेरे भी उसके प्रति कुछ दायित्व है, मेरी भी उसके प्रति कुछ उसकी जिम्मेदारी है, और इसको मैं इस प्रकार से डेवलप कर सकता हूँ। तो क्या होने लगा है, अब कॉरपोरेट्स भी वैल्यूज़ पे ध्यान देने लगे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वैल्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं प्रॉफिट से। आपके पास वैल्यूज़ हैं, आप प्रॉफिट कमा ही लोगे, लेकिन अगर आपके पास वैल्यूज़ नहीं है तो उस प्रॉफिट का कोई फ़ायदा नहीं है ना। क्योंकि अब ओवर द टाइम क्या हुआ, देयर इज़ अ इंक्रीजिंग रोल ऑफ मार्केट, हर जगह मार्केट आ गया, बिग कंपनीज आ रही हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस हो रहे हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है ना। अभी कितना मास ले ऑफ हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम में। एडटेक इज़ गोइंग टू सी अ बिग लॉस ओवर द टाइम, ऐसी रिपोर्ट आई है अभी, है ना। तो इन सब के लिए क्या ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है, वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्रोनी कैपिटलिज्म, इन सबको रोकने के लिए द वैल्यूज़ इन द कॉर्पोरेट सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेवलपमेंट कैसे हुई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो 1990 में करप्शन होने लगा यूके में, तो यूके ने एक कमेटी अपॉइंट करी, सर एड्रियन कैडबरी कमेटी। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो ये एड्रियन कैडबरी थे, जो आप कैडबरी चॉकलेट खाते हैं, उसी कंपनी के 23 साल तक चेयरमैन रहे थे ये, यानी यही वो व्यक्ति थे जिनके नाम पे कैडबरी कंपनी का नाम रखा गया, जो आप कैडबरी चॉकलेट खाते हैं ना, इनके नाम पे। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखो ये पढ़े लिखे भी कितने हैं, ये कंपनी भी चलाते हैं, एंड ही वॉज अ ओलंपिक रोअर, रोइंग करते हैं ना जो नाव में बैठ के, ही वॉज अ ओलंपिक रोअर फॉर द यूनाइटेड किंगडम, एंड दैट्स ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को
इफेक्ट करती है। इनफैक्ट हमने 4-5 तो कमेटी बना ली है, पहले बालाजी कमेटी आई है, फिर कुमार मंगलम कमेटी थी, एक नारायण मूर्ति कमेटी थी, ठीक है, उदय कोटक कमेटी थी, देन न्यू कंपनीज एक्ट आया हमारा 2013 में जिसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंडेटरी किया। देन ARCs हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट्स हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एट टाइम्स बात करती रहती है ना। और इनफैक्ट 1999 में गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए एक्ट में अमेंडमेंट करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था। कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो होते हैं जिनका कोई भी शेयर या कोई भी उनका रिलेशन नहीं होता उस कंपनी से, वो उनका कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता उस कंपनी में, तो वो जो है इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। तो वो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, कौन सी वैल्यू एक्सपेक्ट की जाएंगी, है ना, कमेंट बॉक्स में बता दो। न्यूट्रलिटी एंड पार्शियलिटी, ये 2 वैल्यूज उनसे एक्सपेक्ट की जाएंगी, है ना। इनफैक्ट 2013 में कंपनीज एक्ट को इनेक्ट किया गया एंड इट इज़ एन एक्ट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। एंड और वो क्या कहता है कि मैंने आपको बता ही दिया कि आपका जो प्रीवियस 3 ईयर का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज जो है आपको उसका 2% जो है जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं उसमें लगाना है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी फील्ड भी होगी, यहाँ पे आप काम भी कर सकते हैं। जैसे आप MA सोशल वर्क करते हैं तो बहुत सारे जो कंपनीज है बड़ी बड़ी भाई उनके सोशल फंड्स हैं, कॉर्पोरेट फंड्स हैं जो उनको कॉर्पोरेट CSR में लगाने हैं, तो उसको मैनेज करना वो लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो सही तरीके से लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्योंकि देखो यार उसको भी जो है वो भी जो इट इज़ ऑल्सो अंडर द परव्यू और ऑफ द गवर्नमेंट को उस कंपनीज़ को जवाब देना पड़ता है कि भैया हमने ये पैसा यहाँ लगाया। इनफैक्ट कोटक कमेटी ने एग्जामिन किया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखिए, तो उन्होंने बोला कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं उसमें एटलीस्ट हाफ जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट मेंबर होने चाहिए लिस्टेड कंपनी के लिए। देखो लिस्टेड कंपनी वो कंपनियाँ होती हैं जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड होती हैं, अगर आप जाके अपने स्टॉक मार्केट ऐप पर उनको ढूंढोगे तो वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि पब्लिक शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर हैं, है ना, एट टाइम्स आपको मेल्स आते रहेंगे कि एनुअल जनरल मीटिंग है, AGM है, ये सब वहाँ लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में, ठीक है। तो पब्लिक शेयर होल्डर जो है उनका जो उनकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अगर आपको 75 साल से ऊपर बने रहना है, देन देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ रोल। उन्होंने कहा कि जो MD है, चेयरपर्सन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इन सबको जो है आप अलग अलग रोल असाइन करें, ऐसे अलग अलग रोल हो। मतलब ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति MD है, एक ही व्यक्ति आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, ऐसा नहीं हो, अलग अलग व्यक्ति ऐसा होने चाहिए फॉर द लिस्टेड कंपनी। देन देयर शुड बी अ मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। उन्होंने कहा कि 6 से ज़्यादा लेस डायरेक्टर्स तो नहीं होने चाहिए, देयर शुड बी एटलीस्ट 6 डायरेक्टर्स एंड देयर शुड बी अपॉइंटमेंट ऑफ फीमेल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, है ना, ताकि वो भी बहुत सारी चीज़ों की टेक केयर कर सके। देन क्रेडिट रेटिंग्स होनी चाहिए, किसकी, कंपनीज की। एंड पैनल ऑल्सो सजेस्टेड दैट नो पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी। तो ये भी अल्टरनेट डायरेक्टर आप ना करें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बीच में के लिए, ऐसा नहीं है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं आपने उसको हटा दिया एकदम, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कि ये सिग्निफिकेंस है, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं रहेगा तो कंपनी कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा समय तक अपना बिजनेस रन नहीं कर सकती, क्योंकि यार लोगों का भरोसा उठ जाएगा। देखो आज के टाइम पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और अगर आपने ट्रस्ट बिल्डिंग कर ली तो आपका जो है, ठीक है, व्यापार बहुत अच्छा बढ़ेगा। और अगर आपका प्रोडक्ट एक बार ख़राब हो गया ना, जैसे नेस्ले था, नेस्ले के जस्ट ये पता लगा था कि जो उनका नेस्ले का मसाला आता है उसमें सोडियम ग्लूटामेट MSG जिसको बोलते हैं वो मिला, पूरा नेस्ले को लॉट वापस मंगाना पड़ा और उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ उस चक्कर में, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ इंश्योर किया जाए, और इंश्योर तभी होगी जब आपकी कॉरपोरेशन में, जब आपकी इंस्टीट्यूशन में कॉर्पोरेट वैल्यूज़ होंगी। या कॉर्पोरेट वैल्यूज़ भी यार देखो कोई वैल्यूज़ अलग नहीं होती हैं, वहाँ पे भी ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ ही होती हैं, तो लेकिन वैल्यूज़ होनी चाहिए। आपका प्रॉफिट ही मोटिव नहीं होना चाहिए, आपका सोसाइटी पे उसका क्या इफेक्ट है वो भी आपको देखना चाहिए, सोसाइटी को आप कैसे बेनिफिट कर रहे हैं वो भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके वैल्यूज़ होंगे तो आप सर्विस और प्रोडक्ट दोनों पे वर्क करेंगे, ठीक है। देन एथिक्स इन बिजनेस नीडेड, अदरवाइज इट विल करप्ट सोसाइटी, है ना। अब एथिक्स इन बिजनेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस से अलग है, अभी मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। एंड विदाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस द डिज़ायर इन बिजनेस विद कमोडिफिकेशन, कंज्यूमरिज्म एंड कमर्शलाइजेशन विल लीड टू क्रोनी कैपिटलिज्म। अब क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है कि किसी भी कॉस्ट पे मुझे प्रॉफिट दिखना चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना।
देखो यार, वही है कि लॉज एंड रेगुलेशंस तो बना देते हैं, बट फिर भी करप्शन है कॉर्पोरेट में, आज भी स्कैम हो रहे हैं। बट ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि ये चीज़ फेल हो रही है, ये ओवर द टाइम हमें स्ट्रेंथन करनी है, हमें जो कंडीशंस बदल रही हैं उसके अनुसार इनको अमेंड करना है कि ये उस सिचुएशन या उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें। देन इंडिया हैज़ डोमिनेंस फैमिली बिजनेसेस, है ना, ये अभी भी फैमिली ओरिएंटेड है थोड़ा सा, मतलब टाटास, रिलायंस, अडानीज़। तो जो इंडिया में क्या एशिया में ये पूरी प्रॉब्लम है कि अभी भी जो, क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी बड़ी नेव स्टेज पे है इंडिया में तो, और इसलिए जो बिज़नेस कर रहे हैं वो फैमिलीज़ ही करती हुई आ रही हैं ओवर द ईयर्स, है ना। रेमंड्स हो गया सिंघानिया जी का, है ना। तो ओवर द टाइम जो है डोमिनेंस फैमिली बिजनेस है, एंड इट इज़ हाईएस्ट 67% इंडिया में जो बिजनेस है दैट इज़ फैमिली ओन्ड, एंड दैट इज़ हाईएस्ट इन दी एशिया। और इंडिया में क्या हो रहा है कि जो बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन रहे हैं वो फाउंडर्स को हटा दे रहे हैं। जैसे उबर फाउंडर वॉज रिमूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। एप्पल स्टीव जॉब्स के साथ ऐसा हुआ, ठीक है। नारायण मूर्ति जी ने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि दैट ओनली लॉ कैन नॉट प्रमोट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रादर देयर शुड बी अ कॉर्पोरेट कल्चर। आपको कल्चर बनाना है, आपको लोगों की सोच वैसी बनानी है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वैसा बनाना है, एक माहौल ऐसा बनाना है कि लोग खुश रहें, अच्छा काम करने में, ईमानदारी से काम करने में लोग खुश रहें। ऐसा ना हो कि वो दुखी हो और प्रताड़ित किया जाए उन्हें, तब तो वो कोई भी अच्छा काम करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं रह जाएगा। तो इंसेंटिवाइजेशन ऑफ एथिकल बिहेवियर इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी एट टाइम्स, ठीक है। देन इंडिया में तो एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है ही है। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, जब तक अभी तो खैर फास्टैग आ गया, जब तक फास्टैग नहीं आया था तो जो टोल ऑफिशियल थे उन्होंने $4 बिलियन ब्राइब में ले लिए थे एज पर वर्ल्ड बैंक, ठीक है। देन 6 यंग एंटरप्रेन्योर्स ने क्या किया कि डेयरी सेक्टर में उन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। तो अब गए होंगे भैया परमिशन लेने गए, तो वहाँ पे जो अफसर थे उन्होंने बोला यार थोड़ा बहुत कुछ हमारी भी सेवा करो, उन्होंने मना कर दिया। तो बोला अच्छा बेटा ये बात है, तो बोला ठीक है हम तुम्हारी पावर सप्लाई काट देंगे, तो उनकी पावर सप्लाई काट दी, ठीक है। प्रमोशन ऑफ बिजनेस इज़ फ्रीक्वेंटली डिस्करेज, है ना। जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग होती है ना, अपनी गन लगाई, गन लग दी। अपने वो देखिए ना, गंगा जल मूवी देखिए ना, कि ये ठेका सुंदर कंस्ट्रक्शंस को जाता है ना, बोली लगती नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें क्या है, इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस को ख़त्म करती हैं, है ना, और क्वालिटी ऑफ वर्क को इफेक्ट करती हैं, एफिशिएंसी को ख़त्म करती है। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2015-16 सेज दैट द इंडियन इकोनॉमी इज़ प्रो बिजनेस बट नॉट प्रो मार्केट, है ना। तो ये बड़ी अच्छी लाइन है, चेप के आ जाना कहीं भी। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स इन बिजनेस, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस है, देखो एथिक्स इन बिजनेस तो जब से बिजनेस है तब से है कि बिजनेस कैसे किया जाए, बिजनेस कैसे करना है, क्या क्या बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो है एथिक्स इन बिजनेस, है ना। आपका एफिशिएंसी, भाई बिजनेस में आपको एफिशिएंसी लिखनी है। फिर यह है कि हाँ प्रॉफिट मोटिव रखना है, तो है नहीं कि आपने समाज सेवा के लिए दुकान खोली हुई है या कंपनी खोली हुई है, आपको प्रॉफिट मोटिव तो रखना है, बट यू हैव टू अर्न दैट प्रॉफिट थ्रू राइट मीन्स, है ना। बट एट टाइम्स ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वेल्दी बिजनेसमैन जनरेट वेल्थ, भाई एथिक्स इन बिजनेस बोलता है कि आपको वेल्थ जनरेट करनी है ना। टाटा जी को बोलते हैं कि देखो आपको, टाटा जी ऐसा है कि आपको वेल्थ जनरेट करनी है, बट नॉट फॉर योर लग्जूरियस लाइफ, तो आपको सिंपल ही चाहिए, बट यू शुड जनरेट वेल्थ फॉर दी योर एम्प्लॉयज़, योर शेयर होल्डर्स, योर इन्वेस्टर्स इन द बिजनेस, है ना। और इन्वेस्टमेंट इन द सोसाइटी जो आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू करेंगे, है ना। एंड दस एथिक्स इन बिजनेस इंडिकेट्स वैल्यूज वेयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज, है ना। स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज़ के बारे में कौन बात करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एथिक्स किसके बारे में वैल्यू करता है, एथिक्स किसके बारे में बात करता है, वैल्यूज़ के बारे में, कि आपको जो है दूसरे के लिए वर्क करना है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर आपको कैसे रखना है, कैसे आप ईमानदारी प्रमोट कर सकते हैं, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखेंगे और वो कैसा काम करेंगे, उन्हें भी ईमानदार रहना है, तो ये ज़रूरी है। देन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कॉर्पोरेट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति, उन्हें भी सोसाइटल बेनिफिट या सोसाइटी बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए। उनका जो बिज़नेस मॉडल होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए,
उसमें जो है सोसाइटी का बेनिफिट लार्जर इंटरेस्ट या सोसाइटी का लार्जर इंटरेस्ट एड्रेस होना चाहिए। इनफैक्ट जो CSR प्रिंसिपल है वो गांधी जी का ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन पे ही बेस्ड है। अब ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन क्या थी, मैंने आपको बताया भी था, वो यही डॉक्ट्रिन थी कि भैया जो भी आप पैसा होल्ड करते हो, जो भी अमीर लोग पैसा होल्ड करते हैं वो सोसाइटी के बिहाफ पे करते हैं। वो पैसा आपका अपना नहीं है, वो पैसा सोसाइटी का ही है। और आपको, लेकिन आप क्योंकि पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, तो आपको दिया जा रहा है वो पैसा कि वो आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए उसको यूज़ कर सकें। आप कोशिश करें कि जिस किसी को भी नीड है उस तक वो पैसा पहुँचे, गलत हाथों में वो पैसा ना पड़े, करप्ट तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल ना हो। तो ये गांधी जी की ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन थी, ठीक है। फिर मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिसने कि कंपनीज एक्ट 2013 में क्लॉज 135 है शायद, वहाँ उसमें CSR को मैंडेटरी किया था, ठीक है। देन एक इंजेटी श्रीनिवास कमेटी थी, उसने 2009 में रिपोर्ट दी थी इंडिया में कि कैसे आप CSR इकोसिस्टम को इंडिया में स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है। इंजेटी श्रीनिवास कमेटी ने, तो उन्होंने कहा कि जो CSR में एक्सपेंडिचर है उसको आप टैक्स डिडक्टिबल करें, है ना। उसको जो है जैसे LIC का जो टैक्स होता है वो टैक्स डिडक्टिबल होता है ना, वो आपकी इनकम से निकल जाता है, जो भी आप LIC में देते हैं 1.5 लाख तक का ATC में जो है डिडक्शन मिलता है आपको। वैसे ही आप जो है CSR एक्सपेंडिचर को टैक्स डिडक्टिबल बनाएं, ठीक है। फिर कैरी फॉरवर्ड रूल रखेंगे, जो आप अनस्पेंड बैलेंस रख गया वो आप 3 से 5 साल तक खर्च कर सकते हैं आगे, ठीक है। जो शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 क्या है कि जहाँ जहाँ पैसा खर्च होना है, शेड्यूल 7 में CSR में लिखा हुआ है भाई। अब हर जगह तो पैसा नहीं जरूरी नहीं है ना, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है ना, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई हैं। शेड्यूल 7 आप जाके देखेंगे कंपनीज एक्ट के लास्ट में है, ठीक है। तो अलाइनिंग शेड्यूल 7 को आप किससे अलाइन करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से, ताकि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी जल्दी जल्दी अचीव हो सकें। जैसे स्पोर्ट्स प्रमोशन, सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेरिटेज प्रोटेक्शन, है ना, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई है। देन बैलेंस लोकल एरिया प्रेफरेंसेज विद नेशनल प्रायोरिटीज़, इंट्रोड्यूसिंग इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज़ फॉर CSR ऑब्लिगेशन ऑफ 5 करोड़ और मोर। यहाँ पे 5 करोड़ से ज़्यादा पैसे देने हैं उनका, जो भाई जिसमें वो काम करें, ऐसा नहीं कि मज़े में काम कर दिया। 5 करोड़ से एक अच्छी रकम है, तो अच्छी रकम है तो वो देखना चाहिए कि भैया वो सही जगह यूज़ हो, सही उसका काम हो, अच्छी जगह। भैया उसकी जगह है कि एक बार उसकी जगह आप एक ट्री हाउस बनाना है या बच्चों की ट्राइबल एरिया में बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रमोट करना है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि एजुकेशन जो है या हेल्थ जो है प्रेसिडेंस लेगी किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। देन अलाउइंग CSR इन सोशल बेनिफिट बॉन्ड्स, है ना, डेवलपिंग अ CSR एक्सचेंज पोर्टल, इसकी बात चल रही है, टू कनेक्ट कंट्रीब्यूटर्स बेनिफिशियरी एजेंसीज, ठीक है। हो सकता है कि मैं अब यार बिजी चल रहा हूँ, ऐसा करो मेरा जो CSR है आप रख लो, और ये 10 रुपये का मेरे को CSR देना है, 1 रुपये आप अपने लिए रख लें, 9 रुपये मेरी तरफ से कर दो, और मैं आपको 1 रुपये देता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और ये 10 रुपये मेरी तरफ से CSR में लगा दो, आप इसको मैनेज कर लो, है ना। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। देन प्रमोटिंग सोशल इम्पैक्ट कंपनीज and third party assessment of major CSR products, and also companies having CSR prescribed amount below 50 lakh may be exempted from constituting a CSR committee, है ना। जिसका 50 लाख से कम का खर्च करना है उसको CSR कमेटी बनाने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। और वायलेशन ऑफ CSR कंप्लाइंस जो है एक सिविल ऑफेंस होना चाहिए, है ना। इसको जो है आप थोड़ा पेनल्टी रिजीम की तरफ ले जाएं। Thus, a healthy business can only succeed in healthy society, and it is in the best interest of a company to produce not only good goods, अच्छे सर्विसेज और गुड्स बनाएं, बट ऑल्सो स्ट्रेंथन दी हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। इनफैक्ट इसी के चलते कंपैशनेट कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था नारायण मूर्ति जी ने। उन्होंने कहा कि आपकी जो कैपिटलिज्म है इट शुड बी इन योर माइंड, बट यू शुड बी सोशलिस्ट एट द हार्ट। सोशलिज्म should be at your heart, a creed which looks at the fairness and at ensuring that everyone is better off। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर की भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का भी मॉडल कुछ ऐसा ही है, जहाँ पे उनका भी कोशिश ये रहती है कि जो सरप्लस कैपिटल है कंपनीज़ की वो बॉटम लेवल एम्प्लॉयज़ तक पहुँचे, ठीक है। देयर शुड बी अ कैप ऑन हाईएस्ट सैलरी। जैसे कोरोना का पेंडेमिक हुआ तो कंपैशनेट कैपिटलिज्म क्या बोलना चाहिए कि यार देखो जो सैलरी डिडक्ट होनी चाहिए वो पहले हाई सैलरी एम्प्लॉयज़ की होनी चाहिए, फिर बॉटम लेवल एम्प्लॉयज़ की होनी चाहिए। जो इफेक्ट ज़्यादा होने चाहिए वो हाई सैलरी एम्प्लॉयज़ होनी चाहिए रादर देन बॉटम लेवल एम्प्लॉयज़, है ना। क्योंकि ये तो झेल लेंगे, बट यार एक आदमी की तनख्वाही 2 रुपये है भाई, इसकी 10 है, इसका खर्चा 4 रुपये, 6 रुपये तो बचा ही रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। एक आदमी की तनख्वाही 2 रुपये, उसे चाहिए 1.5 रुपये या 2 रुपये, तो उसको आप जो है बाद में इफ़ेक्ट करें, है ना। एंड
इंडिया में तो बिज़नेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से इंसेपरेबल रही है। एंशियंट टाइम से जिसने बिज़नेस किया है उसने माना है कि हाँ भैया मेरा एक सामाजिक दायित्व भी है, मेरी एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिसको मुझे फुलफ़िल करना चाहिए। इनफैक्ट जो हमारा कोरोना वायरस पेंडेमिक हुआ उसने हमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई। उसने हमें ये सिखाया कि हमें जो क्राइसिस है उसे कंटेन करना है एंड इकोनॉमिक रिकवरी को जल्दी से स्टार्ट करना है ताकि लोग जो है बेहतर तरीके से जी सकें, ठीक है। और कोरोना वायरस ने हमें भी ये भी सिखाया कि यार देखो गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती। जो वैक्सीन आई वो प्राइवेट सेक्टर से ही आई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई या भारत बायोटेक ने बनाई, ये दोनों प्राइवेट हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम निगलेक्ट करते चलें जो प्राइवेट सेक्टर है उसके कंट्रीब्यूशन को, हमें उसको भी इक्वल शेयर देना है या इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। दस कंपैशनेट कैपिटलिज्म इज क्रूशियल टू ओवरकम क्राइसिस। Thus, unless capitalism gets grounded in compassion, equity, fairness and justice for all stakeholders, sustainability will remain a fashion statement, है ना। वो वैसे ही रह जाएगा, सस्टेनेबल रहना है। हमें कैपिटलिज्म तो करनी है लेकिन वी शुड हैव कंपैशन, इक्विटी, फेयरनेस, जस्टिस, वैल्यूज़ एट आवर हार्ट। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर के लिए, एंड टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड एंड बेटर इकोनॉमिक ऑर्डर भी एक कंपैशन कैपिटलिज्म में ही लाई करता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट बॉक्स एंड विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर डाउट। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप सेफ, and we shall see you soon. Bye bye.